अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन आपको लाइन फोर्सेस एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी के लास्ट ईयर वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस। इस वीडियो के की पॉइंट्स क्या है तो एग्जाम चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर एग्जाम चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं और पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो मुख्तलिफ टेस्टों में एमडीकेट नाम्स में आ चुके हैं, ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आए, सेंटेंस के टाइप्स के ऊपर, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर इनिशियल टेस्ट में आते हैं, एमडीकेट में भी आते हैं, नम्स में भी आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल्स, एनोड, कैथोड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इनको डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे, हार्मोन से जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे कि इनका रोल क्या है, ठीक है। अभी हमारे पास जो एड्रिनल मेडुला है वो कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है, यूनिट्स को, जिस तरह के टेस्ला किसकी यूनिट है, वेबर किसकी यूनिट है, हॉर्स पावर किसकी यूनिट है, तो यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वहां से जो पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आए तो डिस्कस करेंगे। डायपोल मूवमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, डायपोल मूवमेंट से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपको कंपाउंड बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने डायपोल मूवमेंट किस तरह से मालूम करनी है। और थर्मोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आए थे एंथैल्पी के ऊपर, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी के ऊपर, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला लेक्चर। स्टूडियो स्टूडेंट, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है और मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूं। मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, एम कैडेट की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की, एएफएनएस की। तो आप बेहतर जानते हैं कि हम खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, खुद इन तमाम स्टेप से गुजरे हुए हैं। तो जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। आप ये डेमो लेक्चर्स मेरा चेक कर सकते हैं। ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये भी डेमो लेक्चर है। बाकी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और डेमो नोट्स के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप बाय कर ले। अक्सर यूट्यूब पर हमने लोग देखे हुए जो स्टूडेंट्स को गलत बयानी करते हैं कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है और आप 4000 दे दे, 3000 दे दे। डेली बेसिस पर मेरे पास शिकायत आती है कि सर वहां पर हमने उनको पैसे दिए लेकिन उन्होंने हमें कोई फजूल सी पीडीएफ भेजी, ना भी उनकी हमें समझ आ रही, ना हमें वो गाइड करे, और जब हम क्वेश्चन पूछे तो उनको नहीं आता। तो आप लोगों ने उन लोगों की चक्कर में और कम पैसों की चक्कर में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। हमेशा उस बंदे से तैयारी करनी है जो खुद स्पेशलिस्ट हो, जो खुद उस फील्ड के क्वालिफाइड हो, जिसको पता हो कि क्या आएगा, किस तरह से आएगा, कैसे प्रिपेयर होना है। क्योंकि यहाँ पर आपका मुकाबला टाइम के साथ है, तो आपने कम टाइम में तैयारी करनी है बेहतरीन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए रजिस्ट्रेशन में जो लास्ट डेट है 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन में और 5 सितंबर से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होंगे, 5 सितंबर से। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग रजिस्ट्रेशन में जल्दी ना करें। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। वेबसाइट ने कहीं पे भी नहीं भागना, रजिस्ट्रेशन ने कहीं पे भी नहीं भागना। आप 15 अगस्त तक किसी भी डेट पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले और इस तरह के सेंटर में अप्लाई करें जहां पर आपका मेरिट बने, क्योंकि ये सिर्फ अप्लाई नहीं है कि बस आपने अप्लाई कर ली बात खत्म। कुछ सेंटर्स में मेरिट ज्यादा होता है, कुछ में कम। तो इस तरह के सेंटर में अप्लाई करनी चाहिए जहां पर मेरिट कम हो। इसी तरीके से आप उस डेट को अप्लाई करें जिस पे आपकी तैयारी कंप्लीट हो, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले और आपसे पहले लड़की टेस्ट देखे। अभी देखिए 5 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रही, तो लड़की वापस ये पर आकर अपने क्वेश्चन शेयर करेगी कि हमारे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने भी पहले अप्लाई किया तो आपका भी टेस्ट पहले हो जाएगा, आपको ना एक्सपीरियंस मिल जाएंगे ना पास पेपर्स। तो इसलिए अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको टेस्ट डेट भी बताएंगे, टेस्ट सेंटर भी बताएंगे, आपके मार्क्स डिस्कस करेंगे, उसी के हिसाब से आपको सेंटर और डेट बता देंगे, उस पर आपने अप्लाई करनी। तो अप्लाई पे भी आप लोग जल्दी ना। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पैंक्रियाटिक जूस जो है तो इसका पीएच क्या होता है। इसका पीएच एसिडिक होगा या आपका अल्कली, ठीक है, एसिडिक होगा या अल्कली होगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, ये हमारे जिस्म में पैंक्रिया से सीक्रेट होता है, ठीक है, पैंक्रिया से। और ये पैंक्रिया जो है तो इसकी जो ओपनिंग है पैंक्रियाटिक जूस की, तो ये ड्यूडेनम के अंदर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। ड्यूडेनम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ये भी एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। तो जब आप खुराक खाते हो तो आपके स्टमक के अंदर एसिड होता है जिसको कहते हैं HCl आपके स्टमक के अंदर होता है और ये आपके खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। स्टमक के बाद आपका जो खुराक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले हिस्से में आ जाते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। वहां पर चूंकि आपके मैदे में, आपके स्टमक में एसिड है, तो अभी इस एसिड की असर को तो खत्म करना है, क्योंकि या तो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। तो उसको खत्म करने के लिए,
उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अब ये एसिड है तो एसिड को हम बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं ना, तो ये बेस हमें कहाँ से आएगा, ये बेस आएगा पैंक्रियास से, और ये पैंक्रियास की जो ओपनिंग है, यहाँ से जो ओपनिंग आती है, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी उसको कहते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो उसका नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से ड्यूडेनम में। तो ये क्या है, ये आपके पास अल्कलाइन है, इसका पीएच क्या है, 7.8 से लेकर 8.4 तक इसका पीएच होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर ये एमाइलेज, लाइपेज और ट्राइप्सिनोजेन एंजाइम होते हैं, ठीक है, और इसका काम क्या है कि ये एसिडिक कायम को, स्टमक के अंदर जो खुराक होता है जब उसके साथ एसिड मिल जाता है तो उसको कहते हैं कायम, उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास बेस की जरूरत है, और पैंक्रियाटिक जूस हमारे पास एक बेसिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी पीएच भी अल्कलाइन है, तो इसकी पीएच क्या है, 7.8 to 7.4। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में था। अब यहाँ पर मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पॉइंट क्या है, ड्यूडेनम। पैंक्रियाटिक ओपनिंग क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू ये ओपनिंग होती है, ठीक है, एक स्फिंक्टर है जो उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर ये एमाइलेज एंजाइम होते हैं, लाइपेज एंजाइम होते हैं, ट्राइप्सिनोजेन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्राइप्सिनोजेन जो है तो ये इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है, कौन सा एंजाइम है, इनएक्टिव, ये एक्टिव नहीं है। इनएक्टिव एंजाइम को हम क्या कहते हैं, ज़ाइमोजेन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी एमसीक्यू लास्ट टाइम पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बता दिया है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये एंजाइम पैंक्रिया के अंदर एक्टिव फॉर्म में पड़े होते तो ये तो पैंक्रिया को खराब कर देते, तो पैंक्रिया को तो हमने खराब नहीं करना ना, तो वहां पर ये इनएक्टिव होते हैं, वहां पर ये अपना काम नहीं करते। जैसे ये बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर ये एक्टिव हो जाते हैं और वहां पर ये अपना असर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है, पैंक्रियाटिक एंजाइम इनएक्टिव होते हैं जब ये पैंक्रिया में पड़े होते हैं, यहाँ पर जब ये पड़े तो ये इनएक्टिव है, यहाँ पर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे तब ये एक्टिव हो जाएंगे। अभी किस तरह एक्टिव होंगे, कुछ HCl की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, और ट्राइप्सिनोजेन जो है तो ये एंटीरोकाइनेज की वजह से एक्टिव हो जाता है। और ये एंटीरोकाइनेज कहां से सीक्रेट होता है, तो ये एंटीरोकाइनेज को हम एंटीरोपेप्टाइडेज भी कहते हैं। ये 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि एंटीरोकाइनेज को दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो एंटीरोपेप्टाइडेज। और ये कहां से सीक्रेट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा से, म्यूकोजा इसका सुपरफिशियल लेयर होता है, वहां से ये सीक्रेट होता है, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम का मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट पार्ट है, और ये 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये है ड्यूडेनम। तो यहाँ से आपके कितने एमसीक्यू हो गए, सबसे पहला क्वेश्चन, पैंक्रियाटिक जूस जो है तो ये अल्कलाइन होता है, इसका पीएच 7.8 से लेकर 7.4 तक है, इसके अंदर ट्राइप्सिनोजेन है, ट्राइप्सिनोजेन इनएक्टिव है, इसको दूसरा नाम क्या है, एंटीरोपेप्टाइडेज है, इसको एक्टिव करने के लिए एंटीरोकाइनेज एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है, और एंटीरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, ठीक है। और ये क्यों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, टू अवॉइड डैमेज, क्योंकि हमने पैंक्रिया को खराब नहीं करना, सेल्फ डाइजेशन उसकी नहीं करनी, ठीक है, ये हो गया। और इसका काम क्या है, ये एसिडिक कायम को न्यूट्रलाइज करता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ज़ाइमोजेन। ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि इनएक्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं, तो इनएक्टिव एंजाइम को कहते हैं ज़ाइमोजेन, ठीक है, ज़ाइमोजेन इनएक्टिव एंजाइम को कहते हैं। पेप्सिनोजेन जो है तो ये हमारे पास देखिए जिसके आखिर में ये जेन आता है ना, पेप्सिनोजेन, ट्राइप्सिनोजेन, जेन, तो ये सारे इनएक्टिव है, ठीक है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन तो ये क्लॉटिंग करता है, ठीक है। जब आपके कोई जिस्म में जख्म आ जाता है ना, तो वो जख्म थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली, जब आप कहीं से आपके जख्म लग जाती है तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, क्यों, वो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन की वजह से, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड को जमाता है। तो देखिए पेप्सिनोजेन का जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, पेप्सिन, और ये कौन एक्टिवेट करते हैं, HCl। तो ये आप अपने साथ याद रख लें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है काफी मरतबा, MDCAT में भी पूछा गया है और ये नब्ज में भी पूछा गया है, ठीक है। तो पेप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है, ये HCl। ट्राइप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करते हैं, एंटीरोकाइनेज, और उसका दूसरा नाम क्या है, एंटीरोपेप्टाइडेज। और ये कहां से सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये काइमोट्राइप्सिनोजेन को कौन से एक्टिवेट करता है, तो ये ट्राइप्सिन एक्टिवेट करता है। और ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ठीक है, कि काइमोट्राइप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन किस में एक्टिवेट होता है, ये थ्रोम्बिन में, और इसको फैक्टर 10 एक्टिवेट करता है। बस ये याद रखिए, आपके लेवल का नहीं है लेकिन याद रखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ये डिस्कस करना है ना कि कौन से एंजाइम कहां पर है, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए एमाइलेज जो एंजाइम है तो ये आपके माउथ के अंदर भी होता है और ये पैंक्रियास के अंदर भी होते हैं। और ये किस चीज के ऊपर काम करता है, इसका काम क्या है, तो स्टार्च की ब्रेकडाउन इसका काम है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम कहां पर है, ये स्टमक के अंदर है और ये भी प्रोटीन को ब्रेकडाउन करता है। ट्राइप्सिन कहां पर है, तो ट्राइप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज एंजाइम कहां पर है, तो ये पैंक्रियास के अंदर होता है और ये लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। माल्टेज एंजाइम कहां पर, ये इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि माल्टेज एंजाइम कहां पर है, और ये माल्टोज को करता है, ठीक है। और ये इसके पीएच भी दिए है, ठीक है। पीएच तो खैर अभी तक पूछ नहीं गए लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं, एमाइलेज और पेप्सिन के आप याद कर ले, ठीक है।
तो ये इसके साइट आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर है, पेप्सिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है और मल्टेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस क्या है कि विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि पेप्सिनोजेन, ट्राइप्सिनोजेन, कैमोट्राइप्सिनोजेन, ये सारे जिनके आखिर में जेन आ रहा है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। उनको फिर सीक्रेट करने के लिए, इनको फिर एक्टिवेट करने के लिए हमें डिफरेंट कंपाउंड चाहिए होते हैं। जिस तरह देखिए इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए एंटीरोपेप्टाइडेज चाहिए और इसको एक्टिवेट करने के लिए ट्राइप्सिन चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स है जो इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बता दिए। और इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या कहते हैं? ज़ाइमोजेन्स। ये क्वेश्चन भी काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या कहते हैं? तो इसको एंथैल्पी कहते हैं। अभी देखिए एंथैल्पी क्या है, तो देखिए ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर टोटल हीट कंटेंट कितना है, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी इसको कहते हैं। अभी इंटरनल एनर्जी क्या है? कि इंटरनल एनर्जी एक बॉडी की टोटल एनर्जी होती है। अभी उसके अंदर हीट एनर्जी, मोशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, सारी एनर्जीज आ जाती है। तो अभी देखिए हमारे पास एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वर्क, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बॉडी की जो थर्मल एनर्जी होगी वो सारी की सारी किस चीज के बराबर हो जाएगी? एंथैल्पी के बराबर हो जाएगी। तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। तो जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होगी, देखिए आपके पास एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये इसके। तो देखिए प्रेशर और ये तो आपने कांस्टेंट किया ना, जब ये आपने कांस्टेंट किया तो फिर आपके पास बॉडी की जितनी भी थर्मल एनर्जी होगी वो किस चीज के बराबर होगी? वो आपके पास बराबर होगी एंथैल्पी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेस्ला किसके बराबर है? तो टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी मतलब इनिशियल टेस्ट में पूछा गया, बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है। और ये किसकी यूनिट है? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ठीक है। और ये वेबर और टेस्ला दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर की यूनिट क्या है? तो देखिए पास्कल भी इसकी यूनिट है और इसका क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, 1 पास्कल। एटीएम भी इसका है और ये 10 13 25 पास्कल के बराबर। ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, ठीक है, कि एटीएम और पास्कल का क्या रिलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको थोड़ा मोटिवेट करना है। मोटिवेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बुक्स देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर लगे होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, हम पास हो जाएंगे या नहीं। तो देखिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, और आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। और इस यंग एज में मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ। अगर मैं ये टीचिंग साइड छोड़ भी दूँ ना तो डॉक्टरी के अंदर बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये जो डॉक्टर मैं यहाँ पे आपको टीचिंग करवा रहा हूँ तो मैं अपने शौक से करवा रहा हूँ। तो इससे कई ज्यादा पैसा जो टाइम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इससे कई ज्यादा पैसा डॉक्टरी के अंदर, लेकिन वो मैंने छोड़ी हुई जस्ट आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अभी देखिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने एमडीकेट के 2 अटेम्प्ट दिए, ठीक है। एमडीकेट के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। पहले अटेम्प्ट में मैं बुरी तरह से नाकाम हुआ था, मैं फेल हुआ था पहले अटेम्प्ट में। लेकिन जैसे ही मैं पहले अटेम्प्ट के अंदर फेल हुआ, उसके बाद मैंने दिसंबर से, अभी भी मुझे याद है, तकरीबन उस टाइम हमारा अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट अनाउंस होता था। मैंने 1 महीना रेस्ट किया, खुद को रिलैक्स किया। फिर मैंने कहा भी मैंने करना क्या है, तो मैंने अपने साथ ये फैसला किया कि मैंने हर हाल डॉक्टर बनना है, हर हाल मैंने डॉक्टर बनना है। फिर मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया और दिसंबर से लेकर तकरीबन उस टाइम हमारा जो टेस्ट था तो अक्टूबर में होता है, दिसंबर से लेकर अक्टूबर तक मैंने नॉन स्टॉप मेहनत की। इतनी मेहनत की कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं नमाज के लिए टाइम निकालता था, उसके अलावा मैं ना कहीं पे फंक्शन के लिए गया हूँ, ना कभी शादी पे गया हूँ, ना कभी दोस्तों के साथ बाहर गया हूँ। तो देखिए ये दिसंबर से लेकर अक्टूबर तक ये मैंने इतनी मेहनत की, सारे मैंने अपने नोट्स बनाए, सारे मैंने लिखे, सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी मैंने की सारी की सारी, ठीक है। अपने नोट्स बनाए, यूट्यूब से हेल्प ली, बुक्स पढ़े, बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड किए। तो जैसे ही हमारा एमडीकेट का रिजल्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं केपीके में केएमयू के अंदर भी सेलेक्टेड था और मैं एएमसी के अंदर भी सिलेक्टेड था। मेरे पास दोनों सीट्स थी। आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर भी मैं सिलेक्ट हुआ था और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चूंकि मैं पेशावर से हूं तो खैबर मेडिकल कॉलेज के अंदर भी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो एक टाइम था जब मेरे पास हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय नाकामी के। और फिर उसके देखिए 1 साल बाद अक्टूबर में मेरे पास ये दोनों चीजें थी। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मैं रोया नहीं था, मैंने खुद को कसूरवार नहीं ठहराया था और मैंने ये नहीं किया था कि मैं नहीं कर सकता। हर बंदा कहता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये आप सब कर सकते हो।
हमने इस तरह के स्टूडेंट्स को, मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को टीचिंग कर रहा हूँ, इस तरह के स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, लास्ट ईयर अपने एक स्टूडेंट है, वो अभी सिम्स में है, मुल्तान में, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन डॉक्टर बन जाएगा। लास्ट ईयर जब वो मेरे साथ तैयारी कर रहा था आर्मी मेडिकल कॉलेज की, उसका नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन वो अगर ये वीडियो देख रहे तो उसको भी पता चल जाएगा, उसके मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, अभी भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आज मैं सिम्स मुल्तान में आपकी वजह से। जब उसका केपीके में उसका टेस्ट था, जब उसके टेस्ट का रिजल्ट निकला एमडीकेट, तो उसके तकरीबन कोई 150 मार्क्स थे, मीन्स इतने मार्क्स थे कि केपीके में उसको एमबीबीएस की सीट नहीं मिलनी थी। तो उसने मुझे कॉल की कि सर अभी मेरे तो इतने मार्क्स आए हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट उसने क्लियर किया था, फिजिकल मेडिकल सब क्लियर किए थे, इंटरव्यू के लिए उसने फॉर्म सबमिट किए थे, लेकिन उस वक्त इंटरव्यू के कॉल्स किसी को नहीं मिलते। उसने मुझे कहा कि सर मेरे तो इतने कम मार्क्स आ गए, अभी मैं क्या करूँगा, मेरी आर्मी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं। मैंने कहा उसको कि आपने बहुत मेहनत की है, एएमसी का टेस्ट आपने अच्छी तरीके से दिए, अभी आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू के ऊपर फोकस करो। उसने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की, शॉर्टलिस्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की। फिर क्या था, 15 दिन बाद उसके नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, आर्मी मेडिकल कॉलेज के मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया। वो चला गया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू उसकी क्लियर हुई, फिर मेडिकल उसका क्लियर हुआ। जैसे ही मेडिकल क्लियर हुआ 3-4 दिन बाद उसको कॉल आ गई, ज्वाइनिंग लेटर उसको मिल गई, और वो पहले उसकी कराची में पोस्टिंग थी, कराची में उसकी सिलेक्शन हुई थी, बाद में वो सिंध मुल्तान CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, तो वहाँ पर आ गया मुल्तान में। अभी वो मुल्तान में फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट है। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, मेहनत शर्त है। आप लोग जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तो कोई आपको मेहनत नहीं करवा सकता। मैं देखिए बहुत सारे लेक्चर दे रहा हूँ यूट्यूब पर, आपको समझा रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आप खुद अपना बुक नहीं उठाओगे, आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, तब कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने साथ ये अहद कर ले कि मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं आप लोगों से बहुत वीक था, अभी मैं जब स्टूडेंट्स देखता हूँ अपने, तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा तेज है, स्टडी में तेज है, वो मुझसे बहुत तेज है। मैं इतना स्टडी में तेज नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, अपने ऊपर टाइम लगाया, अपने ऊपर स्ट्रगल की, तो आज सब कुछ है मेरे पास, पैसा बहुत है, डिग्री है, और इस तरह की डिग्री जिसके लिए लोग मरते हैं, तो सारी चीजें। तो कहने का क्या मतलब है कि आप लोग मेहनत करें, मेहनत शर्त है, लेकिन मेहनत के साथ आप लोगों ने फजूल टाइम जाया नहीं करना। टाइम बहुत जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये यूट्यूब पर इधर उधर लोग लगे हुए यूट्यूबर्स जिन्होंने ना कभी टेस्ट पास किए हैं, और अगर पास भी किए तो सिर्फ इनिशियल टेस्ट, और वो आप लोगों को यूट्यूब पर टीचिंग करवा रहे और आपको कह रहे कि आप हमें पैसे दे दें, हम आपको तैयारी करवा देंगे। तो कभी भी आंखें बंद करके इन जगहों पर एडमिशन ना लें। मैं आप लोगों को अपना भी एहतसाब देता हूँ। मैं आप लोगों को कहता हूँ अगर मेरे पास एडमिशन लेना है तो पहले डेमो लेक्चर्स ले लो, डेमो चेक करो, आपको पसंद आ जाए तब एडमिशन लेना। इसी तरीके से आपने जहां पे भी एडमिशन लेना है तो पहले डेमो नोट्स चेक कर लो, डेमो लेक्चर्स चेक कर लो, आपको पसंद आ जाए तब एडमिशन लेना। कभी भी ब्लाइंडली आप एडमिशन ना ले कहीं पे भी, क्योंकि वो आप लोगों का टाइम जाया करेंगे, एट द एंड आपका साल जाया हो जाएगा, और आप लोगों के पैसे तो आपके पास दोबारा आ सकते हैं, लेकिन आपका साल वापस नहीं आ सकता। तो आप सोच समझ कर एडमिशन ले, कहीं पे फजूल जगहों पे अपने पैसे जाया ना करें। सो ये आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी, बाकी अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, एट द एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आर्मी ऑफिसर्स बने, और हमें खुशी होगी जब हम आपको अपने साथ देखेंगे कि देखिए मेरे स्टूडेंट भी मेरे साथ मेरी जगह पे खड़े हुए हैं, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया है और वो ऑफिसर्स बन गए, तो हमें खुशी होगी। सो डियर स्टूडेंट, इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर नहीं होती। तो देखिए हमारे पास प्रोटीन्स के अगर हम नेचर के हिसाब से उनको डिवाइड करें तो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखिए फाइब्रस प्रोटीन्स आपके पास थ्रेड्स की तरह होते हैं, ठीक है, थ्रेड्स की तरह मींस धागे की तरह आपके पास है। और जब अगर आप इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स को देखें तो ये आपके पास स्फीयर की तरह है, गोल है, और ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसका ना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो ये दो तरह के प्रोटीन्स है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से पॉसिबल MCQ इसके ऊपर आ सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ये तो मैंने आपको दिखा दी, ये स्फेरिकल होते हैं और ये थ्रेड लाइक होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबिलिटी वाला MCQ जो है तो ये आया था 2023, ठीक है, सॉल्युबिलिटी वाला MCQ 2023 में आया था। और ये फाइब्रस प्रोटीन जो है तो ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है, ये मेटाबॉलिक है, ये मेटाबॉलिक काम करते हैं, यानी एंजाइम और हार्मोन्स आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन। जबकि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह देखिए आपके पास जो हेमोग्लोबिन है वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन,
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या केपीके के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो एएफएनएस का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से हैं। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी दो तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे? यही नोट्स आपको देंगे और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ और आपका नाम मेरिट, इसी तरीके से जो आपके पास इंसुलिन है, एल्बुमिन है, पेप्सिन है, तो ये सारे आपके पास ग्लोबुलर के अंदर है। तो ये एग्जांपल्स के ऊपर भी 2024 में क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, मेन जो आपका एमसीक्यू है वो ये है। 2024 में ये वाला एमसीक्यू आया था कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर नहीं होती। तो ग्लोबुलर प्रोटीन आपके पास क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर होती है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर नहीं होती। ये आपके पास सॉल्युबल इन वाटर होते हैं जबकि ये सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते। तो ये सारे होगा, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कौन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं? तो वोल्टेक सेल क्या है? इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों एमसीक्यू आ चुके हैं, ठीक है। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एमसीक्यू आ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास एनोड के ऊपर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। एनोड आपके पास होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करते हैं? एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। अभी देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके पास एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफी मर्तबा पूछे गए हैं, नम्स के टेस्ट में भी पूछे गए, एमडीकेट में भी पूछे गए, एएफएनएस में भी पूछे गए और एएमसी में, ठीक है। अच्छा, एनोड डेनियल सेल में एनोड किस चीज से बना होता है? तो ये जिंक से बना होता है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये कितना है? तो ये 0 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज हो गए। अच्छा, डबल द रिएक्टेंट्स इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपके पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं ना। अगर आप उसमें रिएक्टेंट्स को डबल करो तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को डबल करते हो, ट्रिपल करते हो, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका तो उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। तो रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है और ये क्वेश्चन तो 1000 मरतबा पूछे गए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। अभी देखिए, ये तीनों तरह के रिएक्शंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं क्योंकि ये पूछे जा सकती है आपसे। तो देखिए, अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो जीरो ऑर्डर के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? लीनियर है, मींस अगर आप डबल करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डबल होगा, अगर आप ट्रिपल करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ट्रिपल होगा। अभी देखिए, इसके साथ क्या रिलेशन है? तो स्क्वायर का रिलेशन है। तो अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होगा, अगर आप ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है।
और अगर आप चार मतलब 4 टाइम करोगे कंसंट्रेशन, 4 टाइम इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 16 टाइम इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपने कंसंट्रेशन की स्क्वायर लेनी है। तो अगर आप 2 की स्क्वायर लोगे तो 4 आएगा, अगर आप 3 की स्क्वायर लोगे तो 9 आएगा, अगर आप 4 की स्क्वायर लोगे तो 16 आएगा। तो सेकंड ऑर्डर के ऊपर भी काफी सारे एमसीक्यू 2023 में और 2024 में पूछे गए हैं। वहां पर आपको रिएक्शन दिया जाता था कि अगर आप कंसंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्या असर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अभी देखें इसकी जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के बराबर है और इसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है कांस्टेंट है। ठीक है, जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो हाफ लाइफ इंक्रीज होगी, जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है डिक्रीज होगी। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर सेकंड, और ये फॉर सेकंड ये फर्स्ट ऑर्डर की है, और लीटर पर मोल पर सेकंड ये जो है आपके पास सेकंड ऑर्डर की। तो ये यूनिट जो है तो ये भी 2024 में काफी मर्तबा पूछे गए। ठीक है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया कि प्रोटेस्ट का एंटीनम या अपोजिट क्या है। तो प्रोटेस्ट, ये देखिए पीटीआई वाले अक्सर प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसका क्या है? सपोर्ट करना। प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? जब आप किसी के खिलाफ निकलते हैं ना, तो इसका क्या होगा? सपोर्ट, एग्री और अप्रूव। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि वेल डन, यू हैव पास द टेस्ट। ये कौन सी सेंटेंस है? तो देखिए इसके अंदर ये मार्क आपको नजर आ रहा है, पंक्चुएशन मार्क। तो ये एक इमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अभी सेंटेंस की क्या टाइप है? तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? सिंपल स्टेटमेंट, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ये सिंपल सेंटेंसेस है। दीस आर असर्टिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसके अंदर कोई इमोशन हो। देखिए वेल डन, यू हैव पास द टेस्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपेरेटिव उसमें कमांड या रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? सेंटेंसेस की टाइप्स के ऊपर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये 2024 में हर टेस्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन इससे लाजमी होते थे इंग्लिश के अंदर। सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो मिलकर। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिस तरह देखिए शी रन फास्ट, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, और इसी तरीके से ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उसको जॉइन किया होता है फैन क्लॉज, फॉर, एंड, नर। ठीक है, और ये सारे इसके अंदर देखिए एंड के साथ जॉइन होते हैं, तो ये फैन वॉइस। अगर इसके साथ 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस देखिए, शी रन फास्ट और ही वॉक स्लोली, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है ना, और इसको एंड के थ्रू मिलाया गया, तो ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस थे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होंगे? इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एक डिपेंडेंट क्लास होगा। देखिए शी स्लेप्ट अर्ली, तो ये इंडिपेंडेंट है ना, कंप्लीट सेंटेंस है। और ये देखिए बिकॉज शी वाज टायर्ड, बिकॉज शी वाज टायर्ड एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये अपने मानी के लिए डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस के ऊपर, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या है? जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, 1 डिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है, अच्छा देखो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? तो ये 740 वाट के बराबर है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है वैक्यूम में? तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और ये क्या है? कांस्टेंट है, ऑल इनर्शियल करंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? तो जिंक कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है? तो ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और मेटल अपने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसकी अपीयरेंस किस तरह से होती है? तो ये एक वाइट कलर का कंपाउंड और हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब? ये ऑब्जर्व करता है वाटर को। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ये भी आपसे। और इसकी जो ज्योमेट्री आपसे पूछी जा सकती है, इसकी ज्योमेट्री कौन सी है? तो टेट्रागोन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? बॉन हेबर साइकिल हम किस लिए यूज करते हैं? तो ये हम आयनिक कंपाउंड की एंथैल्पी को, एनर्जी को मालूम करने के लिए, लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? BCl2 के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो देखिए BCl2 का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, इसका एक लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो 180 इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, 180 डिग्री इसकी ज्योमेट्री है, लीनियर इसकी ज्योमेट्री है, 180 इसके अंदर आपके पास एंगल होती है। अभी इसके अंदर देखें तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो टोटल हो गया 2 + 2 4। तो अगर इसके अंदर 4 बॉन्ड्स है तो ये आपके पास कौन सी है? तो ये आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एपिनेफ्रिन को कौन सीक्रेट करता है? तो इसको सीक्रेट करते हैं एड्रिनल मेड्यूला। और इसका काम क्या है? तो एड्रिनल मेड्यूला ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ये फ्लैट या फ्लाइट हार्मोन है, और इसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं। ठीक है, अगर एफिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन कहते हैं तो नॉन एफिनेफ्रिन को हम नॉन एड्रेनलिन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। जब हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो, जो शॉक में जाते हैं, तो फिर हम उनको एफिनेफ्रिन के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़े। फिर एक हमारे पास होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। देखिए अगर ये हमारे पास एड्रेनल
एड्रीनल ग्लैंड है ना, तो एक इसका अंदर वाला हिस्सा है जिसको कहते हैं एड्रीनल मेडुला, और एक इसका बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल कार्टेक्स। एड्रीनल कार्टेक्स हमारे पास सारे स्टीरॉइड हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि स्टीरॉइड हार्मोन कौन से हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड, इस तरह के कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, तो ये एड्रीनल कार्टेक्स सीक्रेट करता है। जबकि जो एड्रीनल मेडुला जो इनर स्ट्रक्चर है, तो ये एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन को सीक्रेट करता है। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें पूछा गया है कि इसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, जेब्रा, कैंगरू और बफेलो। तो देखिए जेब्रा जो है तो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसको मार्सोफेलस ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा इमेच्योर फॉर्म में पैदा करता है। बच्चा जब इसका पैदा हो जाता है तो इमेच्योर होता है, फिर इसको ये अपने पाउच के साथ अंदर रखते हैं, वहां पर इसको फीड करता है, तो बाद में ये मेच्योर हो जाता है। तो जेब्रा इन सबसे डिफरेंट है। सॉरी, कैंगरू, कैंगरू जो, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें डिफरेंट है, तो देखिए कैंगरू इन सब में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? आपने कैंगरू की तस्वीर देखी होगी, उसके साथ इस तरह का एक पाउच होता है, उस पाउच के अंदर उसका बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि ये जब अपना बच्चा, ये जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो ये इमेच्योर होता है, मींस ये फुली डेवलप नहीं होता, तो ये अपने बच्चे को अपने पाउच के अंदर रखता है, वहां पर उसको फीड करता है, वहां पर उसको दूध देता है, और ये फिर वहां पर इसका बच्चा मेच्योर हो जाता है। जब बच्चा मेच्योर हो जाता है तो फिर पाउच से बाहर आता है। जबकि बाकी जेब्रा जो है या बफेलो जो है, तो इसके जो बच्चे हैं तो मेच्योर ही दुनिया में आते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें से कौन सा डिफरेंट है, रस्ट, स्टॉक, शर्ट, टाई, पैंट। देखें अगर आप शर्ट को देखें, टाई को देखें, पैंट को देखें, तो सारी पहनने वाली चीजें, और स्टॉक अगर हम इन सब को देखें तो ये हमारे पास स्टॉक है, नहीं हमारे पास कपड़ों की स्टॉक है। और रस्ट कहते हैं जंग को, तो जंग का तो कपड़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो इसलिए ये इन सबसे डिफरेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस है, और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे, और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा, और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या केपीके के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो एएफएनएस का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से हैं। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी दो तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है, और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे, यही नोट्स आपको देंगे, और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे, और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे, और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे, सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं, और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ और आपका नाम मेरिट